नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट गैस्ट्रोकेयर हॉस्पिटल भोपाल। तो आज हम बात करेंगे पीलिया की। जी हाँ, पीलिया। पीलिया यानी जॉन्डिस। तो ये जॉन्डिस शब्द कहाँ से आया? ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है। जॉन का मतलब है येलो। तो यानी वो बीमारी है जिसमें स्किन और आईज पीली पड़ जाती हैं, यानी पीलिया। बड़ी कॉमन चीज़ है और हिंदुस्तान में इसकी बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शायद 80% लोग अभी भी ये मानते हैं कि पीलिया कोई बीमारी नहीं है, ये कोई दैवीय प्रकोप है। और देवी का जब प्रकोप होता है तो पीलिया हो जाता है। इसलिए हमको उन दिनों में पीला नहीं खाना है, हल्दी बंद करनी है, पीले कपड़े नहीं पहनना है, तला हुआ घर में नहीं बनना चाहिए। पेशेंट तो क्या किसी को भी नहीं खिलाते वो। और गले में माला पहननी है, झाड़ फूँक करनी है रोज़, इससे ठीक हो जाएगा। तो अब लगभग 30 वर्षों से तो मैं ही सबको समझा रहा हूँ कि पीलिया एक बीमारी है, एक बीमारी का एक लक्षण है, ना कि कोई दैवीय प्रकोप। पर लगता है काम कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीलिया का जो कॉमनेस्ट रीज़न है, जिसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं, वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। यानी किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ, वायरस ने लिवर पर आक्रमण किया और व्यक्ति को पीलिया हो गया, तो इस व्यक्ति को भूख लगना कम हो जाएगी, इसको उल्टियाँ होंगी, इसकी आंखें पीली पड़ जाएंगी, पेशाब पीला पड़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलेगा और धीरे धीरे फिर हमारी इम्यूनिटी इस वायरस पे काबू पा लेगी और पेशेंट को भूख बढ़ने लगेगी, पीलिया कम होने लगेगा और 15-20 दिन या महीने में ये मरीज़ ठीक हो जाएगा। और इसकी सफलता लगभग 99% है। जो एक्यूट हेपेटाइटिस ए होता है उसमें लगभग 99% लोग ठीक हो जाते हैं। तो यही कारण है कि अभी भी लोग ये मानते हैं कि दैवीय प्रकोप है, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। अगर आपने कोई दवाएं ली इन 15 दिन महीने में तो आप ठीक हो ही जाएंगे, पर अगर आपने कोई दवाएं नहीं ली तो भी आप ठीक हो जाएंगे। और इसी का फ़ायदा ये झाड़ फूँक वाले उठा रहे हैं कि पेशेंट को रोज़ाना एक पुड़िया कोई भी दे दी या रोज़ झाड़ू से झाड़ दिया तो धीरे धीरे वो कम तो होता ही है पीलिया, तो उन्हें लगता है कि झाड़ने से ठीक हो गया। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास बहुत पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टरेट है, वो भी पीलिया जब उनको होता है तो पूछने लगते हैं कि साहब नहीं, दवाई तो आपकी खा रहे हैं और साथ में आप कहें तो मैं झड़वा भी लूँ क्या? तो आप देखिए विडम्बना ये है। चलिए छोड़िए इस बात को, हम आगे बढ़ते हैं कि जॉन्डिस जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति की स्किन और आंखें पीली पड़ गई हैं तो उसको डिफरेंशिएट करना है कि ये जॉन्डिस है या एनीमिया है। एनीमिया यानी खून की कमी। खून की कमी होने पर भी शरीर पीला दिखता है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि इनको पीलिया हो गया। तो खून की कमी को हम यहाँ अलग कर देते हैं, हम बात करते हैं पीलिया यानी जॉन्डिस की। तो अगर जॉन्डिस के कारण को समझें तो मुख्यतः ये 3 तरह से होता है। पहला हम कहते हैं प्री हिपैटिक, यानी लिवर के पहले यानी जब खून के कण होते हैं आरबीसी, जब ये ब्रेक होते हैं तो बहुत सी मात्रा में ये पीला पदार्थ बनता है जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है और व्यक्ति की आंखें पीली हो जाती हैं। तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस के कॉजेज यानी कारण वो होंगे जिनमें खून का ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है, जिसको हिमोलिसिस कहा जाता है। जैसे कई तरह की डेफिशिएंसी होती है, जैसे G6PD एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी है, या कुछ लोगों को हीमोग्लोबिनोपैथी होती है, बचपन से उनके हीमोग्लोबिन में कुछ दोष होता है कि वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, जैसे थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल डिजीज़ होती है। तो इन बीमारियों में प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है। और यहीं बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि ये दवाइयाँ हिमोलिसिस करती हैं। तो ये तो बात हो गई प्री हिपैटिक की, इसको यहाँ अलग कर देते हैं। अब दूसरा होता है हिपैटिक जॉन्डिस यानी लिवर की बीमारियों से होने वाला जॉन्डिस, और तीसरा है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस यानी लिवर से बाहर निकलने वाला पदार्थ यानी बाइल, उसका रास्ता अगर अवरुद्ध हो जाए तो भी पीलिया होता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन दो के बारे में बात करें, हिपैटिक यानी जब लिवर की खराबी से जॉन्डिस हो रहा है, और पोस्ट हिपैटिक यानी लिवर के नीचे जो नलियों में रुकावट आ रही है उनसे जॉन्डिस हो रहा है। दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जॉन्डिस लेके जाते हैं तो वो कैसे समझेगा कि आपको किस तरह का पीलिया है? तो इसका बड़ा आसान है टेस्ट, जिसको कहते हैं LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट।
इसमें एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बिलीरुबिन, जो पीलेपन की मात्रा बताता है। तो बिलीरुबिन का जब टेस्ट करते हैं तो उसमें 2 भागों में आता है, वो एक डायरेक्ट होता है और एक टोटल होता है। तो जब डायरेक्ट बिलीरुबिन बड़ा होता है तो ये लिवर के बीमारी के कारण या लिवर के बाद की यानी पोस्ट हिपैटिक यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दोनों ही केस में डायरेक्ट बिलीरुबिन बड़ा होता है। और जो हमने पहले चर्चा की हीमोलिटिक जॉन्डिस यानी प्री हिपैटिक जॉन्डिस की, उसमें इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बड़ा होता है। तो इतनी मोटी सी बात अगर समझ लें तो बहुत से पेशेंट्स का इलाज सही हो सकता है। हम आज भी ऐसे बहुत से मरीज देखते हैं जिनको हमारे ही कई साथी जॉन्डिस करके बोल देते हैं कि आपको जॉन्डिस है, और महीनों से उनका इलाज चल रहा है, जबकि उनको असल में जॉन्डिस नहीं, उनका लिवर भी ठीक है, उनका पोस्ट हिपैटिक एरिया भी ठीक है। केवल उनको एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट डॉक्टर साहब बहुत वर्षों सदियों पहले बता गए थे कि कई ऐसे लोग हैं जिनको जॉन्डिस दिखेगा लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, यानी टोटल बड़ा होगा लेकिन डायरेक्ट नहीं बड़ा होगा। तो इतना सा अगर हम ध्यान दे दें बिलीरुबिन की वैल्यूज़ पे तो बहुत से पेशेंट्स का अनावश्यक ट्रीटमेंट होने से बच सकते हैं। तो चलिए, वो तो रहा प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अब जैसा मैंने कहा, जब डायरेक्ट बिलीरुबिन बड़ा होता है तो इसको या तो लिवर की बीमारी है या लिवर के बाद की पोस्ट हिपैटिक बीमारी है यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। दोनों ही केस में एक और चीज़ से हम कंफर्म कर सकते हैं, सिंपल यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। तो यूरिन टेस्ट में हमें दिख जाता है कि यूरिन में अगर ये बाइल सॉल्ट पिगमेंट आ रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया है यानी लिवर की बीमारी है या लिवर के बाद की बीमारी है। तो अब जब ऐसा डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो समझ लेगा कि ये किस बीमारी से हो रहा है, और इसको कंफर्म करने के लिए वो एलएफटी करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे और एक सोनोग्राफी करेंगे। तो सोनोग्राफी से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पकड़ में आता है। हमें पता चलता है कि लिवर से नीचे निकलने वाली जो नलियां हैं, पित्त की नलियां, उनमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। तो सोनोग्राफी से ही लगभग मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन और सोनोग्राफी से लगभग 90% केसेस में ये तय हो जाता है या 95% केसेस में ये तय हो जाता है कि ये किस तरह का जॉन्डिस है, यानी आपका काम हो जाता है। बहुत रेयर केस में जब हमें डाउट होता है कि नहीं ऑब्स्ट्रक्शन है और सोनोग्राफी में नहीं पकड़ में आ रहा, तो एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं एमआरआई विद एमआरसीपी। तो एमआरसीपी में पित्त की नलियां बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं और उसमें क्लियर हो जाता है। या एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इन 2 टेस्ट के माध्यम से हम तय कर लेते हैं कि ये पीलिया कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो नहीं। तो आप सोचेंगे कि मैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? इसलिए क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कुछ मुख्य कारण बहुत से कैंसर भी होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर या पैनक्रियास का कैंसर या पित्त की नली का कैंसर। तो इनको अगर हमने पकड़ने में देरी की तो बहुत देरी हो जाती है, यानी हम पेशेंट का सही इलाज नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का डाउट है तो ज़रूर सोनोग्राफी करें, और क्लियर ना हो तो सीटी स्कैन या एमआरआई भी करें, लेकिन पक्का करें कि ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। और इसका जो ट्रीटमेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का, अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो उसमें सर्जरी हो सकती है, या अगर हमें पीलिया कम करना होता है तो हम रुकावट को दूर करने के लिए एंडोस्कोपी होती है एक स्पेशल टाइप की, जिसको ईआरसीपी कहते हैं। तो ईआरसीपी के माध्यम से पित्त की नली को अवरोध करने वाले कारण को दूर किया जाता है। अगर वो स्टोन होगा तो निकाल दिया जाएगा, अगर कैंसर होगा तो उसमें स्टेंट डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से ईआरसीपी एंडोस्कोपी की वो विधि है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में कारगर है। अब इसको भी यहाँ छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं मुख्य कॉज यानी हिपैटिक कॉज, यानी लिवर की बीमारी से होने वाला जॉन्डिस। तो इसमें 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकती है एक्यूट लिवर डिजीज, यानी वो बीमारी जो अभी हुई है और जो जनरली रिवर्सिबल होती है, ठीक हो जाती है। और वहीं होती क्रॉनिक डिजीज, यानी कि अब लिवर पे कोई ऐसी बीमारी हुई है जो ठीक नहीं होगी। जैसे अल्कोहल लेने वालों को अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है, या किसी अन्य कारण से लिवर पे डैमेज हुआ, इसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो लिवर सिरोसिस या अल्कोहल से होने वाला लिवर डैमेज, ये क्रॉनिक डिजीज है जो ठीक नहीं होगी, पर मैनेज करना पड़ेगा। और वहीं एक्यूट डिजीज है, जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस ए या ई, जो सबसे कॉमन कॉज है जॉन्डिस का, जो आमतौर पे जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया, जिसको लोग दैवीय प्रकोप मान लेते हैं, क्योंकि अपने आप ठीक होता है, 15-20 दिन महीने में ठीक हो जाता है। तो सबसे कॉमन कॉज है जॉन्डिस का ये। तो आपने देखा कि कैसे हम मैथमेटिकली ये क्लियर कर सकते हैं कि किस पेशेंट को अगर जॉन्डिस है तो उसका कारण क्या होगा, और अगर हमने सही कारण पकड़ा तो ही हम सही इलाज कर सकते हैं और अनावश्यक इलाज से बच सकते हैं।
तो जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ जॉन्डिस है एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि आम पीलिया, उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो उसका ट्रीटमेंट आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम लोगों को बताते हैं कि उसका ट्रीटमेंट है मास्टरली इनएक्टिविटी, यानी पेशेंट के ऊपर एक मास्टरली आई रखी जाए, एक नज़र रखी जाए कि इसका प्रोग्रेस कैसी हो रही है। लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पे जो ट्रीटमेंट है वो है इनएक्टिविटी, यानी कुछ ना किया जाए। तो अगर आपके हेपेटाइटिस के पेशेंट को अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देते तो इससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं देते का मतलब ये नहीं है कि उसको तकलीफ हो रही है हम कुछ ना दें, यानी अगर उसको उल्टी हो रही है तो हम उल्टी की दवा दे सकते हैं, अगर उससे दर्द है तो दर्द की दे सकते हैं, बुखार है तो बुखार की दे सकते हैं, और अगर उसको उल्टियों के कारण पानी की कमी हो रही है तो बॉटल चढ़ा सकते हैं, यानी एडमिट भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं साथ ही साथ इस पर एक मास्टरली आई यानी नज़र रखना है कि इस पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि 100 मरीज जिनको एक्यूट हेपेटाइटिस होगा उसमें से 2 से 5% पेशेंट सीरियस भी हो जाएंगे, यानी पीलिया इनके दिमाग तक चढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, यानी बेहोशी में चले जाते हैं या लिवर फेलियर में चले जाते हैं। तो इन 2 से 5% पेशेंट को पकड़ने के लिए हमको इन्हीं 100 के 100 मरीज पे पूरी नज़र रखनी होगी। देखना होगा कि इनको रोज़ाना देखना है या हर दूसरे तीसरे दिन कुछ टेस्ट करना है, ये देखने के लिए कि इनका लिवर फंक्शन ठीक चल रहा है कि नहीं। जहाँ तक परहेज़ की बात है तो हमारे देश में बहुत लोग बहुत ज़्यादा अनावश्यक परहेज़ करते हैं, पर इसका प्रिंसिपल ये है कि उस दिन तक थोड़ा बहुत परहेज़ की ज़रूरत है जिस दिन तक व्यक्ति को भूख नहीं है या उसे उल्टियाँ हो रही हैं। तो इन दिनों तक अच्छा है कि उसको तरल पदार्थ ज़्यादा दें, फ्रूट जूस दें, उसके पानी का लेवल अच्छा रखें, डिहाइड्रेशन ना होने दें, और धीरे धीरे जैसे जैसे भूख बढ़ने लगे वैसे वैसे खाने में सभी चीज़ सम्मिलित करें, हल्दी भी दें, तेल भी दें, घी भी दें, नमक भी दें, सब दें, यानी एक नॉर्मल फूड दें। तो हमारे वो पेशेंट जॉन्डिस के जो सही समय पे भूख बढ़ते ही सब कुछ खाना चालू कर देते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं और उन्हें कॉम्प्लिकेशन कम से कम होती है बनस्पत उनके जो अनावश्यक ज़्यादा परहेज करते हैं। तो परहेज का एक्यूट हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस में कोई रोल नहीं है। अब क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी वो बीमारियां जिनमें लिवर डैमेज हो गया है उनमें भी जॉन्डिस होगा, तो उनका ट्रीटमेंट अलग है। आप जो कारण पाएंगे जॉन्डिस का उसे दूर करना पड़ेगा। मान लीजिए वो अल्कोहल के कारण है तो अल्कोहल छोड़ना होगा, मान लीजिए कि वो हेपेटाइटिस बी या सी वायरस के कारण है तो उसका ट्रीटमेंट देना होगा, दवाइयाँ देनी होंगी। और इन पेशेंट्स को अगर पेट में पानी भर रहा है यानी एसाइटिस हो रहा है तो एसाइटिस का ट्रीटमेंट करना होगा। डायूरेटिक्स मेडिसिन जिनसे पेशाब के जरिए एसाइटिस निकल जाता है, पानी निकल जाता है, या वो दवाइयाँ जो हेपेटाइटिस के ऊपर काम करती हैं, और नमक और पानी का परहेज ये उस केस में ज़रूरी होगा। तो मोटे तौर पे आपने देखा कि पीलिया के एक पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना कि पीलिया का कारण क्या है। और ये बात सिर्फ पीलिया पे ही नहीं, मेडिकल प्रैक्टिस में हर बीमारी में यही बात लागू होती है कि डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले उसके रूट कॉज तक पहुंचे तभी आप उसका उचित इलाज कर पाएंगे। और आप अपने डॉक्टर को इसमें मदद कर सकते हैं। अपने लक्षणों की सही पहचान करें और उन्हें बताएं, अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, जिससे और अपनी फैमिली हिस्ट्री बताएं। जॉन्डिस में फैमिली हिस्ट्री का भी बहुत रोल आ जाता है। तो इन सब के जरिए हम उचित कारण को पकड़ते हैं और उचित इलाज करते हैं। तो ये थी पीलिया के बारे में जानकारी। अगर आपका कोई भी और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। नमस्कार।